तो विधानसभा के बजट सत्र से पहले वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि बजट ऐतिहासिक होगा और सत्र भी लंबे समय तक चलेगा। बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। कल महामहिम श्री राज्यपाल जी का भाषण होगा और उसके बाद 20 तारीख को ये 25-26 का बजट प्रस्तुत होगा विधानसभा में। तो ये सत्र लंबा चलने की उम्मीद है, क्योंकि पहले राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी, फिर बजट के ऊपर सामान्य चर्चा और उसके बाद अनुदान मांगों के संबंध में भी जो प्रस्ताव आएगा उसके संबंध में भी चर्चा होगी। सर, ये विपक्ष हंगामे की बात कर रहा है कि तमाम मुद्दों को उठाएंगे। विपक्ष के पास हम तो चाहते हैं कि सदन में चलाने में सहयोग करें और हर तरह से अपनी बात सदन में कहें रचनात्मकता के साथ, और हम उम्मीद भी करते हैं कि विपक्ष रचनात्मकता का परिचय देगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है और उसके बाद 12:30 बजे विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होने वाले हैं। तो बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि 11:30 बजे ये बैठक होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक पहले होगी और उसके बाद फिर सर्वदलीय बैठक होगी। महाराजगंज में धर्मात्मा निषाद सुसाइड के इस मामले में अब ये गरमाने लगा है। सुसाइड से पहले युवक ने फेसबुक पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों पर फर्जी मुकदमों में फंसाने और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने निषाद समाज के संघर्षों का जिक्र करते हुए परिवार और समर्थकों से माफी मांगी है। पनियरा में रहने वाले युवक का नेता और निषाद पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के कारणों में खुलकर लिखा था। अब मृतक धर्मात्मा निषाद का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोप है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर अहिब विधायक है, इंजीनियर सरवन निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ाता था। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा। कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिए। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के। और मरवाने वाला है जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर सरवन निषाद, विधायक मंत्री है, दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को नुकसान है, डेली मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। आज एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक होनहार भाई को खोया भाई ने, और ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। जब तक उन चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल नहीं भेजा जाएगा, निषाद समाज शांत रहने वाला नहीं है। ये चार लोग कौन हैं? साफ इनके फेसबुक वॉल पे जो नाम लिखे हुए हैं, चार लोगों के, डॉक्टर संजय निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, इंजीनियर सरवन निषाद और जयप्रकाश निषाद, इन चारों के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखा जाए और जेल भेजा जाए इन लोगों को। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र में निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस प्रकरण में राजनीति गरमाई है और कई अन्य दलों के, निषाद पार्टी के और निषाद बिरादरी के नेता, निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता थे धर्मात्मा निषाद, उनके घर पहुंचे हैं और विरोध दर्ज कराया है। विरोध की बात यह है कि धर्मात्मा निषाद ने अपने मृत्यु से पूर्व एक फेसबुक पर अपनी सुसाइड नोट लिखा है और उस नोट में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर और उनके पुत्र जो पूर्व सांसद हैं और जो वर्तमान विधायक सरवन निषाद हैं और परवीन निषाद, इनके सहित एक अन्य कार्यकर्ता के खिलाफ उसने लिखा है कि इनके द्वारा उसका उत्पीड़न किया गया और इन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आज सुबह से ही 100 परिजन सौंप नहीं रहे थे पुलिस को और इसको लेकर के काफी गहमागहमी हुई है। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची थी और 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
धर्मात्मा निषाद सुसाइड केस में अब मंत्री संजय निषाद का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें और उनके परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है, लिहाजा ये जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आ पाए। धर्मात्मा निषाद मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने हमेशा धर्मात्मा जी का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं। संभल के दीपासरा इलाके का रहने वाला मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने स्वर्गीय शफीकुर रहमान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर वार किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुताबिक वर्ग खुलेआम तालिबान का समर्थन करते थे। ये सपा का चरित्र है। बता दें कि संभल के जिस दीपासरा इलाके में दंगा हुआ था, पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ मोहम्मद उस्मान उसी इलाके का रहने वाला है। और वहीं होता है जहां पाप बहुत बढ़ जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अब डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग की रिश्तेदारी अगर आतंकवादियों से नहीं होगी तो किससे होगी? वो तो खुलेआम, आज वो नहीं है, मरहूम हो गए हैं, लेकिन वो तो खुलेआम तालिबान के सपोर्ट में थे। ये तो जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है उनके स्टेटमेंट। तो आतंकवादियों से रिश्तेदारी होना, आतंकवादियों का साथ देना, आतंकवादियों की हिमायत करना, ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला किया। संभल के मुद्दे पर यह हमला हुआ। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करना होगा। मोदी और भाजपा के बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी। कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वो बात झूठी साबित हुई थी। यहां तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रही है कि मुसलमानों को जबरन पलायन कराया जा रहा है, तो फिर सरकार आखिर चुप क्यों है? और अमेरिका के बॉस्टन में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने भारत में ओलंपिक कराने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश को भी ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए। India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think so that is the reason I think the Prime Minister also mentioned that India will bid for the Olympics for 2036. और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा उद्यमियों के साथ संवाद इस वक्त कर रहे हैं और ये संवाद कार्यक्रम इस वक्त शुरू हो चुके हैं। सुनते हैं। अंत में छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन 2 पंक्तियां जो साहब का मैंने आचरण पिछले 4-5 सालों में देखा है और साहब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, तो कुछ 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा आपकी आज्ञा से सर। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है,
सोने पे जितनी आग लगे वो उतना प्रखर उभरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना और चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम सब श्री राम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ बिल को लेकर बनाए गए जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कानून बनने से गरीब पसमानदा मुसलमानों को फायदा होगा। इससे साफ है कि ये केवल देश में भ्रम पैदा करने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट बिल आ रहा है, जो वक्फ का बिल है, तो अब भविष्य में वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरह से मुतवल्ली या खुर्द-बुर्द हो रहा था, वक्फ का फायदा किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, किसी अनाथ को नहीं मिल रहा था, विधवा को नहीं, खवातीन को नहीं, किसी पसमानदा को नहीं मिल रहा था। आखिर कहीं भी आप वक्फ की प्रॉपर्टी हर जिले में है, उससे कहीं किसी गरीब की मदद शिक्षा में, एजुकेशन में, अस्पताल में हो रहा है? नहीं। तो आज जो ये कानून लेकर के आई है केंद्र सरकार, ये एक ट्रांसपेरेंट ढंग से कि इसका लाभ गरीबों को मिले, जैसे 3 तलाक में विरोध हो रहा था पूरे देश में, और आज कानून बन गया तो अल्पसंख्यक महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस